Good morning, students. Most welcome in this video class. Me, Shravan sir. In the last video, I told you about the Romanticism. As romantic German philosophers like John Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people, das Volk. Okay, so Poland no longer existed as an independent territory, kept nationalist feelings alive through music and language. So in this video, mostly in this video, we are going to read about the making of Germany and Italy. Making of Germany and Italy. So after 1848, students, after 1848, nationalist sentiments often were promoted by conservative for capturing state powers and political domination over Europe. As you already know, students, that nationalist feelings were widespread among the middle class, who in 1848 they tried to unite the different regions of the Germany so that a parliamentary government could be formed. यानी स्टूडेंट्स, उस समय जो जर्मनी था वो छोटे छोटे पार्ट्स में आज की तरह मतलब कि जो यूनिफाइड है वो नहीं था, वो छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था, जिसके लिए वहाँ के लोगों में जो नेशनलिस्ट फीलिंग जगी उसको लेकर के वो ये चाहते थे कि अब जर्मनी क्या हो जाए, यूनिफाइड हो जाए. ओके, सो दैट्स वाई इन 1848 Prussia under its chief minister Otto von Bismarck. The heading of this topic is Can army be the architect of the nation? क्या सेना जो है किसी नेशन का आर्किटेक्ट हो सकती है क्या? Yes. तो यहाँ पर वही दिखाया चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क ने, जिन्होंने यूनिफाइड किया ऑल जर्मन कन्फेडरेशन स्टेट्स. सभी कन्फेडरेशन स्टेट्स को उन्होंने एक साथ क्या कर दिया, बांट दिया, मतलब कि एक साथ बांध दिया, एक सूत्र में ला दिया, यूनिफाइड कर दिया. Bismarck, who was belonged to a land-owning family of Prussia called Junke, यानी जो बिस्मार्क थे वो उस समय एक ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना, जो एक उस समय जुंके कहा जाता था प्रसिया में. So actually what the major role played by Bismarck was he fought 3 wars for unification. उन्होंने जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए 3 wars, 3 लड़ाइयाँ लड़ी, ध्यान देंगे. और ये लड़ाइयाँ ऐसी थी जो काफ़ी भयानक थी और इसमें जर्मनी को विजय हासिल हुई. और ये सब देन था किसका, ऑटो वन बिस्मार्क का, जिन्होंने प्रशियन आर्मी की मदद से यूनिफाइड किया किसको, जर्मनी को. ओके, सो फर्स्ट वार ही फॉट अगेंस्ट स्लेस्विग एंड होलेस्टीन इन 1863. यानी सबसे पहली लड़ाई उन्होंने सेल्सविग और होलेस्टीन के खिलाफ 1863 ईस्वी में लड़ी थी. किसकी सहायता से, प्रशियन आर्मी. ही डिफीटेड फ्रांस इन फ्रैंको प्रशियन वॉर इन 1870 एंड ही ऑल्सो डिफीटेड ऑस्ट्रिया इन ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर इन 1866. इस तरह से उन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी स्टूडेंट्स, और इन तीनों ही लड़ाइयों में जर्मनी को क्या मिली थी, विजय मिली थी. ठीक है स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट क्या हुआ, उसके बाद देखेंगे कि फाइनल जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी था उसमें प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट को प्रोक्लेम्ड किया गया एज अ एम्पेरर ऑफ जर्मनी, यानी उनको जर्मनी का नया किंग घोषित किया गया. और ये सब हुआ कब, प्रोक्लेमेशन एट द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्साइल्स ऑन 18 जनवरी 1871. ये काफ़ी सर्द, मतलब कि एक तरह से सर्दी की समय थी, जिस समय 1871 में प्रशियन हॉल जो वहाँ का वर्साइल का जो हॉल ऑफ मिरर्स था उसमें ये एक सभा आयोजित की गई, जिसमें चीफ मिनिस्टर और वहाँ के जितने भी मतलब कि इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स ऑटो वन बिस्मार्क एंड प्रशियन मिनिस्टर्स, ये सब वहाँ पर मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में किंग विलियम वन को प्रोक्लेम्ड किया गया वहाँ का नया राजा. ठीक है. And after the unification, state strongly emphasized on modernizing banking, legal and judicial systems. यूनिफिकेशन के बाद वहाँ पर न्यू स्टेट प्लेस्ड
स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग ऑफ करेंसी, एक नई करेंसी वहाँ पर अप्लाई की गई। बैंकिंग सिस्टम वाज कम्प्लीटली चेंज्ड, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम वाज ऑल्सो चेंज्ड आफ्टर द यूनिफिकेशन। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन करने के लिए ऑटो वन बिस्मार्क ने प्रशियन आर्मी का मदद लिया था, और प्रशियन आर्मी की सहायता से उन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी, और ये तीनों लड़ाइयाँ जो थी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ थी, जो 7 ईयर्स तक चली थी। याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के खिलाफ, और तीनों में इन्होंने विजय हासिल की, और अंततः 18 जनवरी 1871 को किंग विलियम वन को वहाँ का राजा घोषित किया। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द मैप ऑफ Germany after the unification. Okay, you can see there that is the kingdom of Prussia, that is of white color, and also amended by Prussia in 1866 में, जो इसके द्वारा एनेक्स्ट किया गया, जो वहाँ पर क्या किया गया, मतलब कि उसको अपने कब्जे में ले लिया गया। तो ये एक मैप है जो आपके बुक में भी आसानी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, जिसको आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का यूनिफिकेशन, सी ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। ये 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, आउट ऑफ विच ओनली 1 स्टेट सार्डिनिया पिडीमोंट वॉज रूल्ड बाई इटालियन प्रिंसली हाउस। मतलब ये 7, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, और जिसमें से सिर्फ सार्डिनिया पिडीमोंट का जो इलाका था वही बस प्रिंसली हाउस इटली के द्वारा क्या किया जाता था, शासन किया जाता था, बाकी सब दूसरी जगह था। तो कौन कौन से पार्ट्स थे, 7 पार्ट्स। फर्स्ट सार्डिनिया पिडीमोंट, सेकेंड दैट वाज द टस्कैनी, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, द पैपल स्टेट्स, लॉम्बार्डी एंड वेनेसिया, फार्मा एंड मोडेना। दीज वर द 7 पार्ट्स ऑफ इटली जो डिवाइडेड थे मेजर पार्ट्स में, याद रखेंगे इसको। और इसमें से एक चीज़ और भी याद रखना है कि सिर्फ सार्डिनिया पिडीमोंट का जो इलाका था वही सिर्फ शासन में था किसके, इटालियन प्रिंसली हाउस के, ठीक है। लेकिन इटली के यूनिफिकेशन में कुछ महत्वपूर्ण जो लीडर्स हैं, जैसे गुजेपी मेजनी, काउंट कैमिलो डी कैबोर, गुजेपी गैरिबाल्डी, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे इन लोगों ने इटली के यूनिफिकेशन में क्या किया, हेल्प किया। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि बिफोर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स बिफोर यूनिफिकेशन। सार्डिनिया पिडीमोंट दैट वाज अंडर द रूल ऑफ प्रिंसली हाउस, टस्कैनी किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, द पैपल स्टेट्स, Lombardy, Venetia, Parma and Modena. Okay students, so in the next video I will tell you about all those process that held for the unification of Italy. Thank you very much.